एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, बिना वक्त को गंवाए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे बीच। तो पहला है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या होगी। तो ये है 6.6। भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के कारण 2025 में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद है। तो 2025 में इस क्षेत्र की वृद्धि की दर 5.7% और 2026 में ये 6% रहने की उम्मीद है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 2025 में 6.6% और 2026 में 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो विश्व अर्थव्यवस्था के 2025 में 2.8% से बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ विश्व की अर्थव्यवस्था पूछेगा 2025 में तो क्या है, 2.8% है। और यहाँ इंडिया में क्या है, तो इंडिया में 2025 में 6.6% है और वही 2026 में 6.7% ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो एंटोनियो गुटेरेस है। और इसके टोटल कितने सदस्य देश है, तो 193 सदस्य देश है। और 193 नंबर का जो सदस्य बना था वो बना था साउथ सूडान। से ध्यान में रखना होगा कि साउथ सूडान जो है वो 193 नंबर का सदस्य है। तो अगला क्वेश्चन है, हिलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पे है। तो इसे 85 स्थान पे रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और हिलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का पासपोर्ट जो है वो 85वें यानी कि 85 स्थान पर पहुंच गया है। तो यूनाइटेड किंगडम स्थित हिलने एंड पार्टनर्स फर्म ने हिलने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। किसी देश के पासपोर्ट की ताकत का निर्धारण उन देशों की संख्या के आधार पर किया जाता है जो उनके नागरिकों को वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति देते हैं। तो इस सूचकांक में विश्व भर के 199 देश के पासपोर्ट और 227 पर्यटन स्थल शामिल है, जिसमें कि भारत को कितना स्थान मिला है, तो 85वां रैंक भारत को मिला है। अगला है कि भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना चालू की है। तो ये भूटान में किया गया है, भेल के द्वारा किया गया है। भारत सरकार की स्वामित्व वाली यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल ने भूटान में 6x170 मेगावाट की पुनात्सुगच्छू 2 यानी कि जल विद्युत परियोजना, इस परियोजना का ये नाम है पुनात्सुगच्छू, इस इकाइयों का सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। यह परियोजना जो है वो पुनात्सुगच्छू नदी पर विकसित की जा रही है। नदी का भी नाम यही है, इसी से रिलेटेड है, जिसे संकोश नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का दूसरा नाम क्या है, तो संकोश नदी है। यह नदी जो है भूटान से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। 1020 मेगावाट की पुनात्सुगच्छू द्वितीय जल विद्युत परियोजना पश्चिमी भूटान के वांगडू फोडरंग जिले में बनाई जा रही है। इतना ध्यान रखना है कि ये पश्चिमी भूटान में बनाई जा रही है। एक रन ऑफ द रिवर परियोजना होगी। अगला है कि किस राज्य ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। तो ये घोषणा तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। सिंधु घाटी लिपि यानी कि चित्रात्मक प्रकृति है। इस लिपि में चित्रात्मक प्रतीक है जिसमें कि 400 से अधिक विशिष्ट चिन्हों की पहचान की गई है। प्रतीकों में मानव, पशु, पौधे और ज्यामितीय आकृति का प्रतिनिधित्व शामिल है। तो ये जो यहाँ पे प्रकृति है सिंधु घाटी लिपि का उसकी विशेषता है। मुहर, मृदभांड, तख्तियों और औजारों पर पाई जाती है। अधिकांश शिलालेख छोटे होते हैं, सामान्यतः 5 से 6 अक्षरों से लिखे होते हैं। सामान्यतः उसमें वहाँ पे छोटे छोटे शिलालेख। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी की लिपि 1 सदी से भी अधिक समय की एक अनसुलझी पहेली बन गई है। उन्होंने इसे समझने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के द्वारा किया गया है। अगला है कि किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अभी मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। वर्ष 2004 में भारत सरकार ने उनकी प्राचीन विरासत को स्वीकार करने और संरक्षित करने के लिए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित करना शुरू किया। तो ये पूछा जाता है कि शास्त्रीय भाषा कब से नामित करना शुरू किया गया, तो वर्ष 2004 से शुरू किया गया है।
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को स्वीकृति दे दी है, जिससे कि देश में अब टोटल कितने हो गए, तो पहले 6 था और अब 5 यानी कि 11 टोटल शास्त्रीय भाषा हो गए हैं। से 6 भाषा में कौन सा हो गया, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। पहला जो तमिल है इसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। दूसरा संस्कृत था जिसे 2005 में दिया गया था। तेलुगु और कन्नड़ ये दोनों को 2008 में दिया गया था। मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में, और अब 2025 में और 5 भाषाएं जैसे कि मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को इस शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दे दिया गया है। तो अब टोटल कितना हो गया, तो टोटल 11 हो गया है, इसे याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, तो ये इंडोनेशिया में फटा है। राइट ऑप्शन इसका ए है। माउंट ईबू जो कि उत्तर मलको इंडोनेशिया में स्थित है, जो कि 11 जनवरी 2025 को फटा, जिससे कि 4000 मीटर ऊंचाई तक राख के बादल और ज्वालामुखी लावा 2 किलोमीटर तक फेंका गया। विस्फोट की विशेषताएं क्या है कि राख का बादल ज्वालामुखी शिखर से 4000 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा। चमकता हुआ लावा क्रेटर से 2 किलोमीटर तक फेंका गया और इसकी अवधि कितनी मिनट तक थी, तो 3 मिनट और 5 सेकंड तक इसकी अवधि थी। इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश है। ये याद रखना होगा कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा है, तो ये है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है, तो इंडोनेशियाई रुपया है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो प्रबोवो सुबियांतो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला है कि भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल की गई है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बागीर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इसका आंसर बागीर नहीं बागसीर है, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS बेला को चालू किया गया है। तो INS वागीर समुद्री का परीक्षण जारी है, ये अभी इसका जलावतरण नहीं किया गया है। तो बागसीर जो है ये 6ठी पनडुब्बी है जिनके निर्माण में महामारी के कारण देरी हुई है। बागसीर का नामकरण सैंड फिश के नाम पर रखा गया है, जो कि हिंद महासागर के गहरे समुद्र में रहने वाली एक शिकारी प्रजाति है। ये जो सैंड फिश है ये शिकारी प्रजाति है और इसी शिकारी प्रजाति के नाम पे बागसीर का नामकरण किया गया है। रूस से प्राप्त बागसीर श्रेणी की पहली पनडुब्बी को दिसंबर 1974 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अप्रैल 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। और ये जो है कहाँ पे इसका जलावतरण किया जा रहा है, तो ये मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के पास इसका जलावतरण किया जा रहा है। जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो हाल ही में ये लेबनान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लेबनानी सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल जोसेफ ऑन को 9 जनवरी 2025 को लेबनानी संसद द्वारा लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति मिशेल ऑन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से लेबनान में राष्ट्रपति का पद 2 वर्ष से अधिक समय से रिक्त था। अब इनका चुनाव यहाँ पे जोसेफ ऑन का चुनाव फिर से हुआ है। जनरल ऑन को एक ऐसे देश के पुनर्निर्माण का कठिन कार्य करना है जो कि इजराइल और ईरान समर्थित लेबनानी उग्रवादी शिया समूह हिजबुल्लाह के बीच 14 महीने के संघर्ष से तबाह हो गया है। और अब वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं जोसेफ ऑन। लेबनान के बारे में देखते हैं कुछ जानकारी। तो लेबनान जो है ये पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के स्थित एक छोटा सा देश है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लेबनान पर फ्रांस का शासन था और इसने देश में 1946 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इसकी राजधानी कहाँ है, तो बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत और इसका मुद्रा क्या है, तो लेबनानी पाउंड है। और यहाँ के राष्ट्रपति अब बन गए हैं जोसेफ ऑन बन गए हैं यहाँ के राष्ट्रपति। प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि पिछले दिन मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था कि संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर है सी यानी कि केरल, इसका राइट ऑप्शन है। और आज का क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इसरो के प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोग को मेरा पहल ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।